यश, आपका जवाब। 60 साल में अगर बुनियादी चीजों पर फोकस किया गया होता तो आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सरकारों की टाइम नहीं जाते। यश। विवेक जी, ये फालतू की बातों का जवाब देने तो मैं यहाँ बैठा नहीं हूं। मैं आपको काम की बात बताता हूँ। यश सुनिए देखिए, सुनिए, ये मैं फालतू की, आपकी बात को नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक तो फालतू ऐसे है। लाइनों को मैं डेरोगेटरी रिमार्क मानता हूं। यश, मैंने डेरोगेटरी नहीं है, ये अगर आपको इस बिल्कुल नहीं चैनल है के विवेक। डिबेट पे, यश सुन लीजिए मेरी बात, मैंने अगर नहीं, मैं आपको सुन रहा बुलाया हूँ है आपकी बात, तो लेकिन ये अगर आप फालतू की हमारी बात बात नहीं को हो सकती। डेरोगेटरी अगर 60 रिमार्क साल कहते हैं। आपकी पार्टी ने, सरकार ने इस देश पर शासन किया है, सरकारें चलाई हैं, तो ये फालतू की बात नहीं हो सकती। आपके लिए 60 साल का वक्त अगर फालतू आपको लग रहा है तो फिर आप इस पर रिमार्क दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि वो 60 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हाँ बिल्कुल है। नहीं नहीं, बिल्कुल है। और मुझे इतना लंबा आपने फालतू का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूं फालतू इसलिए कह रहा हूं विवेक जी, क्योंकि आपको उस रिमार्क को भी डेरोगेटरी मानना चाहिए जब यहां बैठ के एक आदमी बोल रहा है कि पूरा विपक्ष जो है वो लोगों को भूखे मरते देखना चाहता है। क्या कहना चाहता है ये विश्लेषक जो कोई भी है? नहीं, आप डायरेक्ट बात कीजिए, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए। जवाब बोल रहे थे तो मैंने आपको भी नहीं रोका था। नहीं नहीं, और आपसे भी पूरा जवाब लिया था मैंने। अरे अब मुझे आप मेरी बात कहने दीजिए महोदय। आपके भाजपा के मैनिफेस्टो में जो पहला पेज है उसमें हर चीज का जो इंडेक्स होती है उसमें लिखा है मोदी की गारंटी फॉर मिडिल क्लास, मोदी की गारंटी फॉर यंग सिटीजन, मोदी सबके लिए मोदी की गारंटी। मुझे यह बताइए, ये भाजपा का मैनिफेस्टो है या किसी एक आदमी का? यदि किसी क्षेत्र में कल को कोई नागरिक खड़ा हुआ कि देखिए ये मैनिफेस्टो है, हालांकि वैसे भी मैनिफेस्टो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, लेकिन यदि किसी नागरिक ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि से पूछा कि आपने मैनिफेस्टो में क्या किया, तो वो व्यक्ति क्या ये बोल के भाग नहीं जाएगा कि ये मोदी की गारंटी है, मेरी नहीं है? इस समय जब हम चुनाव देख रहे हैं तब आसाम की राजधानी में ऐसी शहरों में ऐसी गलियां हैं जहां पे 6-6 फुट 8-8 फुट चौड़ी नालियां खुदी पड़ी हैं और लोकल लोग बता रहे हैं कि बारिश में ये भर जाएगा, घरों में पानी घुसेगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया है। बांस और रिबन बांध के काम चलाया जा रहा है। किस बात का स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पे, किस बात का पावर सेंटर चल रहा है? और आप क्या बात कर रहे हैं? इनके मैनिफेस्टो में ये मुझे बता रहे हैं कि भाई अब ये आ गए ना आलोक वर्षी, वही सनातन, वही हिंदू। मैं बताता हूं इनको हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म ये है कि एक भी महिला के गौरव और मर्यादा में हानि नहीं होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन कहलवाना पसंद करता है वो आज तक मणिपुर नहीं गया और किसी ने भी नहीं बताया कि मणिपुर के बारे में सरकार का एक्शन प्लान क्या है। क्या बात कर रहे हैं ये युवा जो इनसे नौकरी मांगने आते हैं? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, पुलिस उन्हें लाठी मारती है। किसान जिनके भूखे पेट चिल्ला रहे हैं, ये कौन विश्लेषक हैं? उन किसानों के बारे में सोचा जब 700-800 किसान मर गए एक साल ठंड गर्मी सब सह के? उनकी तो सुनने कोई नहीं आया। आप सिर्फ अगले 25 साल, अगले 100 साल, अगले 500 साल का जुमला फेंक के इस चक्कर में रहते हैं कि लोग किसी तरह हमारे झांसे में आ जाएं और वोट दे दें, बस। कुछ नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी प्लेन बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, आम आदमी के पास कपड़ा बदलने को पैसा नहीं है। जाके देखिए देश में ऐसे ऐसे गरीब हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन इंडेक्स क्या है? छोटे बच्चों की भूख का इंडेक्स क्या है? गरीबी का इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रेटिंग क्या है? पत्रकारों की स्वतंत्रता क्या है? आप खुद यहाँ पे एक चैनल में बैठे हुए हैं, आप बताइए यदि आपका एम्प्लॉय रोज आपको नए सपने दिखाए और भाग जाए, क्या आप उसको अपने साथ रखेंगे? तो हम ऐसा प्रधानमंत्री क्यों रखें जो रोज मैं इसका जवाब रोहित अग्रवाल से लूं, उसके बाद कपिल जी जाओ। अभय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन जब किसी भी आप जब माल न्यूट्रिशन इंडेक्स पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं, तो फिर उन्हें उसकी बात भी करनी चाहिए कि क्या इसमें सिग्निफिकेंट राइज नहीं दिखना चाहिए था 1947 के बाद से? ये पिछले 10 साल की कहानी तो नहीं हो सकती कि पूरा का पूरा जनरेशन माल न्यूट्रिशन के इंडेक्स में चला जाए। रोहित अग्रवाल से मैं इसका जवाब लूं, लेकिन पहले अभय के पास जाना चाहूंगा। अभय, क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में बीजेपी क्या साउथ से गेन करती नजर आ रही है? नॉर्थ में क्या स्कोर उतना ही रहेगा या नॉर्थ में डाउन जाएगा, इसलिए साउथ पर फोकस ज्यादा है 2019-2014 की तुलना में? क्या इस बार देख रहे हैं आप अभय? ऐसा होता है कि हर इलेक्शन टू इलेक्शन सीट वोट परसेंट का सीट पे कन्वर्जन का रेशियो थोड़ा अंतर आता है। कैसे मैं बता रहा हूँ कि 2014 के अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को ले तो एनडीए का वोट शेयर लगभग 43% था और 2019 में 51% समथिंग था, लेकिन फिर भी सीट की संख्या घटी। क्यों घटी? क्योंकि इक्वेशन अलग हो गया था, तो इक्वेशन के अनुसार सीट और वोट का कन्वर्जन बदलता रहता है। अब अपने अगर साउथ की बात करें तो साउथ में मैं बताऊं कि बीजेपी लोवेस्ट, मतलब बीजेपी 28 सीट पर के बाहर कहीं है नहीं। तो अगर कर्नाटक के बाहर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए अच्छी संभावना है। और संभावना क्यों है? वह संभावना इसलिए है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो इक्वेशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है। और अभी पुडुचेरी
बीजेपी ये राशि से तो सरकार चला रही है, तो पुडुचेरी का एक अच्छा मैसेज बीजेपी के लिए इको कर रहा है तमिलनाडु में। मैं आपको एक बात दिलाऊंगा कि 1973 में जब एमजी रामचंद्रन जी ने डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई, तो पहले उनकी सरकार पुडुचेरी में बनी थी 1974 में, और 1977 में मुख्यमंत्री बन पाई। कहने का है बीजेपी थोड़ा मजबूत हो चुकी है, मजबूती जो उसका है पुडुचेरी में, उसका बेनिफिट तमिलनाडु में लेकर महसूस हो रही है। उसके बाद अगर केरल में जाए तो केरल में भी अच्छी स्थिति में दिख रही है। अब सीट में जीता का बहुत लोग आएगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें और वोट कन्वर्जन देखें तो बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है। ठीक है, मैं अभय आपके पास वापस लौटूंगा और इसके बाद आपसे जानने की कोशिश करूंगा बीजेपी का जो मकसद है वो एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार करके उसको अपने पाले में लाने का है। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगा कि लाभार्थी वोट बैंक जो बीजेपी ने तैयार किया है जातिगत समीकरणों से इतर और बाकी समीकरणों से इतर, मैं यश आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल आप यश के सवाल का जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, उसका कपील जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी। नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है विवेक भाई कि एक बार आप मेल न्यूट्रिशन की बात करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो 5 किलो राशन बंद कर दो, 5 किलो राशन से आपको दिक्कत होने लगती है। तो भाई आपके तो खुद ही बातों में विरोधाभास है। आप खाली ये किताबें और ये दिखाने से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता को जरूरत है। और आप बात कर रहे हो एफआरपी की व्यवस्था, ये बीच में तो मैं नहीं बोला था। अरे इतना तो शिष्टाचार रखो कि बीच में मत बोलो, शिष्टाचार रमेश बुजुर्ग को सिखाइए, बाकी बोलिए अपनी बात। 60 साल अगर आपने काम किया होता तो आपको फालतू बात लगेगी, क्योंकि 60 साल का हिसाब अगर मांगा जाएगा तो डेफिनेटली आपको बात वो फालतू लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई हिसाब है नहीं, आपके पास बताने को है नहीं कि आप अगर आज आपको प्रधानमंत्री का प्लेन दिखाई पड़ता है तो भाई राहुल गांधी कहां से चलते हैं? राहुल गांधी क्या साइकिल से चल रहे हैं क्या, या टांगे से चल रहे हैं? राहुल गांधी के तो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं ना। और इंदिरा गांधी कहां से चलती थी, नेहरू जी कहां से चलते थे, और राजीव गांधी कहां से चलते थे? जब देश के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं था तब भी देश का प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से चलता था और प्लेन से चलता था। तो आज कम से कम नरेंद्र मोदी बिना पद के विदेश घूमते थे। खाली गांधी परिवार ही चलेगा और गरीब का बच्चा नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, आज देश विदेश के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, तो वो क्या भैया टांगे से चलेगा क्या वहां पे? तो कम से कम कहां हो रहा है रखो कि देश के कहां अंदर नाम हो रहा है, बताइए मजबूत सरकार आई है, एक सिक्योरिटी देने का काम कर रही है देश के अंदर। कि महिला अस्मिता बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है महिला अस्मिता, पर आप ये भी देखने का काम करो कि आपके समय में क्या कुछ नहीं होता। और आज क्या है महिला पर नहीं होता, आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं बकवास नहीं, महिला अस्मिता के साथ कोई पर नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कुछ सरकार है जिससे कम से कम अपराधी डरता है, नहीं कर रही है, कोई नहीं डर रहा है। मणिपुर में डराओ जाके, अपराधी रोडों पे सुरक्षित है ना जेल में सुरक्षित है, और आज अपराधी थर-थर कांप रहा है। और ये डर अच्छा है, ये डर हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर आप हम नहीं डरेंगे, हम ये डराने वालों को कुर्सी से हटाएंगे, उसको उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट देने से। और आज अगर अपराधी डर रहा है तो ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए, क्योंकि जनता को नहीं, ये डर नहीं है, ये झूठ है। सुरक्षित माहौल चाहिए, जनता को उगाही वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता को कमजोर सरकार नहीं चाहिए, जनता को वो सरकार नहीं चाहिए। कपिल जी के पास जा रहा हूं जी। 80 पैसे तो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रहे हैं, 15 पैसे जनता तक पहुंच रहे हैं। जनता को वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आज है, जो 1 रुपया अगर चलता है तो डायरेक्ट। ठीक है, कपिल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। 50 करोड़ जनता के पास आज बैंक खाता है जी। आज आपको ये समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बीजेपी अभी भी आगे बढ़ रही है, जिसका सिग्निफिकेंट फायदा बीजेपी को 2024 में हो सकता है। हमारा देश ऊपर नहीं उठ पाया क्योंकि 60 सालों में कांग्रेस ने कपिल जी आपके मैनिफेस्टो में तो 5 साल में गरीबी खत्म करने की बात की गई है। इसको लेकर क्या विजन है, क्या रणनीति है, या बस ये आपने मैनिफेस्टो अच्छा लगे इसलिए लिख दिया? कपिल जी विवेक भाई एक बात बताइए, सरकार आप 2047 तक की चुन रहे हैं या आप 29 तक की चुन रहे हैं? मैनिफेस्टो आप 5 ही साल के लिए ना ला सकते हैं, अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र, अपनी मांग पत्र। तो 5 साल का विजन दीजिए। आप 47 का विजन दे रहे हैं। हम तो आपको 47 का कहिए, 10,000 साल के आगे का विजन दे दें, अगर यही आपको अच्छा लगता है। ये तो भागने का रास्ता है जो आपने खोल रखा है। अरे पहले संकल्प तो करो, संकल्प करोगे तब ना पूरी होंगी चीजें। अगर हम कहते हैं कि हम 5 साल में गरीबी दूर करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूर हो। हम 50 साल आगे का विकल्प थोड़ी न रख देंगे 5 साल की सरकार चलानी। अब मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, विवेक भाई, फूड बिल
किसका लाया हुआ है, ये दुनिया जानती है। जन धन योजना किसका लाया हुआ है, आधार किसका लाया हुआ, अब किसने इसको जो है मूर्खता का स्मारक बताया था, ये भी बता दीजिए। जिसके दम पर आज कहते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा लाभ जा रहा है लाभार्थियों के पास, वो किसकी देन है? ना तो अटल जी के सरकार की देन है, ना मोदी जी के सरकार की देन है। और आपने तो क्रीम पीरियड लिखा है, 16.5 साल की जो सरकार आपने चलाई है, ये क्रीम पीरियड की सरकार है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो जंग लगी हुई बंदूकें मिली थी साहब, और चीन से हम लड़ाई भी लड़े थे, पाकिस्तान से 3 लड़ाई भी लड़े थे। उस समय ना हाइड्रोजन बम था, ना परमाणु बम की सीरीज थी, ना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपने नहीं की है। तो सबसे बड़ी चीज है, ये आपको देखना चाहिए कि आपको युवा भारत चलाने को मिला और अगले को पैदा हुआ भारत चलाने को मिला। किसने उसको युवा बनाया? डीआरडीओ आपकी नहीं है, इसरो आपकी लाई हुई नहीं है, आईआईटीज, आईआईएम, एमएनआर आपका दिया हुआ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दिया हुआ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपने 5वीं इकॉनमी बना दी। विवेक शांडिल भाई, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है देश के लिए। 5वीं इकॉनमी आप बना दिए और आप कह रहे साहब 80 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये 5वीं इकॉनमी कैसे बन गई, ये हमें बता दो। दूसरी बात आप हमें बता दो, 8वां वेतन आयोग हम नहीं ला पाएंगे। वित्त मंत्रालय का आरटीआई और संसद में बयान है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भैया, 7वां वेतन आयोग तक आया जब भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर के और 2014 तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दिए और 3 ट्रिलियन पे काम कर रहे हो, और आपके पास 5वां वेतन नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, जल्दी कीजिएगा, मैं आलोक जी से इसका जवाब लूं। आपके पास पुरानी पेंशन स्कीम देने की पैसा नहीं है, आपके पास सैनिक भर्ती करने का पैसा नहीं है, आप अन्य एजेंसीज को शहादत का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा किस चीज का है? 5 किलो का राशन बांटने के लिए पैसा है। देश को इसी तरीके से विश्व गुरु बनाओगे? आप हमें बताओ, 5 किलो का अनाज बांट करके बना दोगे? तो कपीश जी क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये रुकेगा? इसको, ये इस योजना को बंद करेंगे? ये 80 किलो का जो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो का जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, हाँ। इसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, लेकिन तब तक नहीं समाप्त करेंगे जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं रोहित जी के पास आ रहा हूँ। आलोक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आलोक जी से रिएक्शन, उसके बाद रोहित जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। ये राशन बंद करने का काम करेंगे, यही ब्रेकिंग न्यूज़ है, यही इनकी पंचा है। वो 80 करोड़ लोगों की बजाय तो उनके अपना घर भरेंगे ना, 80 करोड़ लोगों का मरने के छोड़ देंगे। अभी कपिल श्रीवास्तव ने आपके चैनल पे एक्सेप्ट किया। कपिल जी थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, रोहित जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। रोहित जी मैं आ रहा हूँ इसके जवाब के लिए। आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए और बंद करेंगे। आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए, इसलिए आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी और प्रेम कुमार जी। आलोक जी देखिए, समाजवादी पार्टी वाले को बहुत प्रॉब्लम है हमारे बजट, हमारे संकल्प पत्र से। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो इन लोगों ने देश के सामने अपना अपना संकल्प पत्र रखा है, एक आदमी कहता है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आरजेडी का। दूसरा कांग्रेस का कहता है 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे, ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों कह रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम कुछ और देंगे। तो देश के आदमी को ये भ्रमित करने का क्यों काम कर रहे हैं? कौन सा इसमें एजेंडा लागू होगा? अगर 4 दल मिलके लड़ते हैं शांडिल जी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रखा जाता है। यहाँ तो हर आदमी बांसुरी बजा रहा है, इससे देश की जनता भ्रमित हो रही है। और ये बात कर रहे हैं हमारी, अरे हम तो मुद्रा लोन को में अब 30 लाख रुपया देने जा रहे हैं, और आगे के समय में 1 नेशन 1 पोल भी करेंगे। आर्टिकल 370 हटाया, यूसीसी लेके आएंगे, ग्लोबल रामायण फेस्टिवल करवाएंगे, पाइप गैस से हर घर को गैस देने का काम करेंगे। और पहली बार ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने जा रहा है इस देश में। आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। 0 इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रॉमिस्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 55 साल के अन्याय के बाद अब अन्याय की पटरी जब बैठी है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि हाँ जी,
ये इससे कुछ नहीं होने का। तो देश की जनता क्यों हमें दोबारा तिवारा बराबर भेज रही है? इस पर जाके जनता से पूछे कि भाई जनता बेवकूफ हो तुम। और इस बार भी 2024 में कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। जनता का मूड बन चुका है, आशीर्वाद तय कर लिया हम लोगों ने। जी ठीक है, फिर से स्थापित जी। करेंगे। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी। देखिए वत्स जी जो बात कह रहे हैं उसमें असहमति जैसी बात नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल आगे अपना रोडमैप बताए कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न भी लेना पड़ेगा कि भाई सीनियर सिटीजन में 70 साल से अधिक के लोगों को आप कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाएंगे। 10 साल तक आप कहाँ थे? 10 साल तक 70 साल के आयु की उम्र के लोगों की का ख्याल नहीं आया। ये सवाल तो लेना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आप नहीं कर रहे थे। अब जब चुन के आएंगे तब ना करेंगे। आप चुन के ही नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? आप कह रहे हैं चुन के नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं 400 प्लस जाएंगे। कह रहे हैं ना, वो तो जनता देगी ना फैसला। पहले कैसे मान ले कि चुन के आ रहे हैं? आलोक जी, कुछ तो परसेप्शन होता है ना जनता का नब्ज भांपने का। हम लोग भी तो दिन रात जनता के साथ ही रहते हैं। तो जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। ये सारे जगह जाने पर पता लग जाएगा। ये एयर कंडीशन में बैठ के जो लोग तय करते हैं टेलीविजन पर, उनको नहीं क्या होने वाला है। धरातल पर बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार। वो बात आप सही कह रहे हैं वत्स जी, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात तो ये है ना कि इलेक्शन होगा उसके बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। प्रेम भाई, बाकी सब तो दावे हैं। नहीं प्रेम भाई, एक चीज बताइए। एक तरफ एक तरीके का संकल्प पत्र, एक तरफ 14 तरीके का संकल्प पत्र। जनता उससे गुमराह नहीं हो रही है। कोई 1 लाख देने की बात कर रहा है, कोई 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है। जिसको माना है अपने मन से कुछ न कुछ जनता को वादा कर रहा है। तो क्या इससे जनता भ्रमित नहीं हो रही है कि इनमें से कौन किसका लागू होगा? रोकिएगा। कांग्रेस का लागू होगा कि आरजेडी का लागू होगा, समाजवादी पार्टी का लागू होगा, किसका लागू होगा कि ममता बनर्जी का लागू होगा? ये बात जनता को समझाना पड़ेगा कि भैया हम एक घोषणा पत्र पे हम लड़ रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा ये है। अब आ रही, अब कुछ नहीं है इनके पास। जी आई आवाज आई। ठीक है। प्रेम कुमार जी इसका जवाब ले। रोहित अग्रवाल जी कुछ